हेलो एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने आई हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, द हर्बेटियन स्टेप। देखिए, बीएड में या फिर कोई भी एजुकेशन फील्ड में ले जाइए, ये जो स्टेप्स है, टीचिंग स्टेप, जो हर्बेटियन स्टेप है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और एनी हाउ आपको जानना ही पड़ेगा। तो केयरफुली आप सुनिए वन बाय वन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हर्बेटियन स्टेप में कैसे पढ़ाया जाता है, लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, या फिर हर्बेटियन स्टेप्स क्या है, इसका स्टेप्स क्या क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। तो चलिए आप हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि a foundational framework in pedagogy, the Herbertian method outlines a structured approach to teaching, originally proposed as 4 steps by जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। देखिए, ओरिजिनली क्या होता है, ये एक पैरागोजी है, पैरागोजिकल फ्रेमवर्क है। जैसे कि पैरागोजी का मतलब होता है जैसे कि बच्चों को पढ़ाने का डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स, मेथड्स, ये सारे को हम पैरागोजी कहते हैं। तो हर्बर्टियन मेथड जो है, मतलब हर्बर्ट ने, इनके नाम के अनुसार इनका मेथड हुआ है। मतलब हर्बर्टियन एक जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो कि कैसे पढ़ाया जाता है उसका कुछ स्टेप बताए हैं। पहले इनका 4 स्टेप था, बाद में इसको 5 किया, फिर कुछ रिकॉग्नाइज करते हैं 6 फॉर्मल स्टेप्स। तो वन बाय वन उनका क्या है वो 6 स्टेप, उसको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। सो कम टू द फर्स्ट स्टेप। तो स्टेप नंबर 1, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्रिपरेशन। तो हर्बर्टियन अप्रोच या फिर मेथड का फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन। अब क्या है, किसको प्रिपेयर करना? प्रिपरेशन मतलब तैयारी, किसी चीज का तैयारी। अब कौन सा चीज का तैयारी? तो द कोर आइडिया, ये प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है इस स्टेप का? द टीचर प्रिपेयर्स द लर्नर्स माइंड टू रिसीव द न्यू नॉलेज बाय कनेक्टिंग इट टू प्रायर एक्सपीरियंस। Nothing is imparted in a vacuum. Old knowledge must be recalled and made ready to assimilate with new. देखिए, प्रिपरेशन मतलब किस, मान लीजिए आप एक टीचर हैं, राइट? आप क्लासरूम एंटर करते हैं, तो आपका पहला ये काम होना चाहिए कि किसी भी बच्चे को एक न्यू टॉपिक या फिर न्यू नॉलेज देने से पहले आप इंश्योर कीजिए, उनका मेंटली रेडी कीजिए। क्या उनका प्रायर नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में, जिस वजह से आप उनका नॉलेज को लिंक करके न्यू टॉपिक को पढ़ा सकते हैं। देखिए, आप कंप्लीटली न्यू टॉपिक पढ़ाएंगे, बच्चों को उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होगा, तो वो उसको लिंक करने में या फिर समझने में दिक्कत हो सकता है, उसका इंटरेस्ट जनरेट नहीं होगा। तो आपका पहला काम है बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करना, उसका प्रायर नॉलेज उस टॉपिक के बारे में है या नहीं, उसको जानने की कोशिश करना, राइट? मान लीजिए मैंने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, तो पहले मैं ये इंश्योर करूंगी कि क्या आप गौतम बुद्ध को जानते हैं या फिर आप किसको मानते हैं। ऐसा कुछ टॉपिक, ऐसा कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगी जो बच्चे का जो प्रायर एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो ऑलरेडी बच्चे ने पोजेस किया है, जो ऑलरेडी है बच्चों के पास नॉलेज, उसके साथ कनेक्ट कर सकूं, राइट? तो प्रिपरेशन है कि बच्चों को कोई भी नया नॉलेज देने से पहले आप क्या करेंगे, उसका जो प्रायर एक्सपीरियंस है, जो पहले से जिसका अनुभूति है, उसके साथ कनेक्ट करना, उसको रिकॉल करने की कोशिश करना, राइट? उसको क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ भी। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा का कुछ दिमाग में कुछ है नहीं और कुछ नया टॉपिक पढ़ाएंगे, ऐसे में तो आपका टीचिंग या फिर कोई भी टॉपिक वेस्ट ही जाएगा, या फिर पढ़ाना, राइट? तो प्रिपरेशन मतलब बच्चों का माइंड को प्रिपेयर करना, किसी भी न्यू टॉपिक पढ़ाने से पहले उसका प्रायर नॉलेज है कि नहीं, उसको चेक करना, राइट? और न्यू नॉलेज के साथ कनेक्ट करना, इसी स्टेज को प्रिपरेशन कहते हैं। इस स्टेज में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो कि अपरसेप्शन। अब ये अपरसेप्शन क्या है? अपरसेप्शन इज द assimilation of new ideas by the mass of ideas already in the mind. What a child learns is interpreted through what they already know. Two children will not derive identical ideas from the same object. Prior knowledge shapes understanding. देखिए, अपरसेप्शन का मतलब है असिमिलेशन मतलब मिलाना ऑफ न्यू आइडियाज। जो न्यू आइडियाज है उसको बाय द मास ऑफ आइडिया, जो बच्चे के पास बहुत सारे आइडियाज हैं ऑलरेडी, जो उसने गेन किया है, उसको कनेक्ट करना एक न्यू नॉलेज के साथ। मान लीजिए आप न्यू चीजें पढ़ा रहे हैं बच्चों को, मान लीजिए आप टाइगर के बारे में पढ़ा रहे हैं। टाइगर बच्चे ने देखा नहीं जिंदगी में कभी, आप क्या करेंगे? बिल्ली तो देखा ही होगा, अगर देखा है तो आप उसको याद दिलाएंगे कि भाई बिल्ली आपने देखा है कि नहीं। अगर बच्चा यस बोलता है तो आप उसको बता सकते हैं कि ऐसा ही कुछ बड़ा जानवर जो
एग्जैक्टली बिल्ली के जैसा दिखता है जिसका नाम है टाइगर, फिर आप टाइगर के बारे में उनको पढ़ा सकते हैं, राइट। तो इस तरह इट इज एन एग्जाम्पल। तो इस तरह आप, इसी को हम अपरसेप्शन कहते हैं कि ओल्ड जो नॉलेज है बच्चे के पास, जो पहले से कुछ नॉलेज रहता है। देखिए, ऐसा तो नहीं कि कोई बच्चा स्कूल जाए और उसका जीरो नॉलेज हो, किसी भी कुछ ना कुछ तो जैसे ही जन्म लेता है कुछ ना कुछ वो उसके चारों ओर देख के कुछ ना कुछ वो जानता रहता है। तो जब वो आप स्कूल में एंटर करेगा तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ाओगे तो आप ऐसा करना कि पहले से बच्चा कुछ सीखा हुआ होगा, उसी के साथ आप एक न्यू टॉपिक पढ़ा रहे हो उसको कनेक्ट करने की कोशिश करना। ये जो कनेक्टिंग प्रोसेस है इसी को हम अपरसेप्शन कहते हैं कि ओल्ड नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ असिमिलेट, मिला के पढ़ाने की, समझाने की कोशिश करना, ताकि बच्चे अच्छे से, अरे हाँ हाँ मैंने ये चीज देखा है, बच्चे को समझ आ जाएगा, राइट। तो और किसी भी बच्चे का जो नॉलेज है मतलब कोई भी चीज के बारे में वो सेम नहीं रहता, सब अलग अलग है। इसीलिए आप पहले बच्चों का प्रायर नॉलेज चेक करेंगे। मान लीजिए एक बच्चा को आइडिया है, उसके बारे में दूसरे बच्चे को नहीं है, तो आप उसी के हिसाब से आप अपने टॉपिक को मतलब पढ़ाने से पहले आप बच्चों को रेडी कर सकते हैं। टीचर्स का रोल क्या है? द टीचर एक्सप्लोर्स pupils' existing knowledge and interest, identifying what further knowledge is needed to satisfy their purpose। देखिए, टीचर का क्या काम है इस स्टेज में? देखिए, टीचर करेगा क्या कि एक्सप्लोर करेगा पुपिल्स का एग्जिस्टिंग नॉलेज, ऑलरेडी बच्चा क्या जानता है। अगर कुछ, मान लीजिए बच्चे को 1 2 3 4 काउंटिंग नहीं आता, उसको आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिखा पाएंगे क्या? नहीं ना। तो पहले आप इंश्योर करिए, पूछिए कि क्या उनको 1 2 3 4 नंबर गिनना भी आता है कि नहीं, क्या उनको 2 नंबर 3 नंबर जोड़ना आता है कि नहीं। अगर आता है तब आप आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्या सीखना है ये आप चेक करेंगे और पढ़ाने की कोशिश करेंगे और उनके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। तो ये है टीचर का काम इस स्टेप में। देन नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, प्रेजेंटेशन। अब आ गया सेकंड स्टेप। आप बच्चों को प्रिपेयर कर चुके हो, मेंटली इंटरेस्ट अराउज कर चुके हो, उनका इंटरेस्ट भी आ चुका है टॉपिक में। अब तुम क्या करोगे? द टीचर गाइड्स इंक्वायरी इनटू प्रॉफिटेबल चैनल्स विदाउट सिंपली टेलिंग पीपल्स द आंसर। आपको ऐसा नहीं कि बच्चों को क्वेश्चन पूछे और डायरेक्ट आंसर बता दिए, नो नो नो, ऐसा नहीं करना। आप क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू हर्बर्टियन मेथड, आप बच्चों को क्वेश्चन पूछा, राइट। अब उनका क्यूरियोसिटी बढ़ने लगा, इंटरेस्ट। अब आप डायरेक्ट आंसर नहीं बताओगे, आप क्या करोगे? बच्चों को प्रॉब्लम दोगे और उनको बोलोगे कि आप इसको खुद सॉल्व करो, इसका सोल्यूशन खुद निकालो, राइट। मान लीजिए उनको कुछ प्रॉब्लम दे दिया और ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने लग गए, नो। आप क्या करेंगे? बच्चों को चांस देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उनको फुल अपॉर्चुनिटी दीजिए, एक एक बच्चा को अपॉर्चुनिटी दीजिए ताकि वो उसको सॉल्व करके खुद से सीख सकें। अगर गलत होगा तो आप है ना वहां पे करेक्ट करने के लिए, तो बच्चों को खुद को करने की कोशिश करने दीजिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए, ताकि वो बच्चा एक्टिवली सीखेगा। वो उनका एक्टिविटी मेथड भी हो जाएगा कि आप कुछ एक्सपीरियंस से भी सीख पाएगा। तो इसका डिवाइसेस क्या है इस स्टेप का प्रेजेंटेशन में? देखिए, questioning, illustrations, explanations, demonstrations, and audiovisual aids ensure clear exposition of new knowledge. Exposition of new knowledge। देखिए, इसमें अब कैसे बच्चों को आप प्रेजेंट कर सकते हैं न्यू टॉपिक, न्यू चीज के बारे में या फिर कोई प्रॉब्लम के बारे में। अब उनको क्वेश्चन कीजिए, कुछ दिखाइए, कुछ इलिस्ट्रेट कीजिए, समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए, कुछ डेमोन्स्ट्रेट दिखाइए। ऑडियो विजुअल एड यूज, साउंड सिस्टम, ये सब यूज कर सकते हैं बच्चों को कुछ चीज समझाने के लिए। तो इसमें हर्बर्ट क्या एम्फासिस करते हैं? प्रेजेंटेशन शुड बी सो विविड दैट द पीपल विल इमेजिन दैट ही हैज अ डायरेक्ट सेंस परसेप्शन। देखिए, हर्बर्ट क्या कहते हैं कि प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए। आप कुछ भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, मान लीजिए, आप उस टॉपिक को ऐसे बताइए, ऐसा प्रेजेंट कीजिए ताकि बच्चों को जैसे लगे कि रियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, एक इमेजिनेशन आ जाए बच्चों का, अरे ये ऐसा होता है। डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, ऐसा नहीं कि आप कुछ भाषण देने लगे, बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आया, नो। आप ऐसा पढ़ाइए कि बच्चा इमेजिन करने लगे कि ऐसा हो रहा है, अच्छा ये ऐसा हो रहा है। तो टीचर समझाते जाएं और बच्चों को इमेजिनेशन होता जाए, वो टॉपिक वो कनेक्ट करते जाएं बच्चे। तो आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए, ऐसे हर्बर्ट कहते हैं। और टीचिंग मस्ट नेवर बी स्टीरियोटाइप्ड और लैक सरप्राइज। देखिए, ऐसा नहीं कि आपका टीचिंग स्टीरियोटाइप हो, जो पुराने घिसा पिटा वो सेम तरीके से पढ़ाते जाए, आप बोलते जाए लेक्चर, बच्चों को वो पसंद नहीं आता। आप उनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपने टीचिंग को आप उनका लाइव एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप लाइव एक्सपीरियंस उनको दे सकते हैं। तो ये हो सकता है। मान लीजिए किसी बच्चे को कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हैं या फिर कोई मैथ करवाना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आप खुद करने लग गए, नो। उनको दीजिए, पहले उनको छोटे छोटे टास्क दीजिए, उनको करने के लिए बोलिए। अगर वो कर पाते हैं तो आप ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं। इसकी वजह से बस बच्चों को इंटरेस्ट भी आ जाएगा और आपका टीचिंग इफेक्टिव भी हो जाएगा। देन मैनेजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। इफ प्रेजेंटेशन इज
lengthy, the teacher divides it into well-defined sections and checks comprehensions after each part. टीचर क्या करेगा, आप मान लीजिए आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, अगर आपका प्रेजेंटेशन या फिर टॉपिक प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा लेंदी है तो आप क्या करोगे, उस टॉपिक को छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करोगे ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लीजिए मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, राइट, एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसका मीनिंग पर्पस सब एक ही बार में बोल दिया, भाई बच्चों को कैसे समझ आएगा। तो आप क्या करोगे, पहले उसका मीनिंग बोल दो, देन उसका नेचर बोल दो, देन उसका मतलब स्कोप बता दो, थोड़ा थोड़ा उसको डीपली एक्सप्लेन करने लगो ताकि बच्चों को एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। पार्ट पार्ट करके उसको समझाने की कोशिश करो, ऐसे नहीं कि पूरा एक बार में लेक्चर जो भी आया बड़ बड़ बोल दिए और बच्चों को कुछ समझ नहीं आया। तो आप छोटे छोटे सेक्शन करके टॉपिक को डिवाइड करके छोटे छोटे पॉइंट में आप उनको समझाने की कोशिश कीजिए। तो ये हो गया प्रेजेंटेशन टॉपिक, प्रेजेंटेशन स्टेप। देन नेक्स्ट आपका हो गया, देन आपका स्टेप थर्ड होता है एसोसिएशन और कंपैरिजन। एसोसिएशन मतलब कुछ चीजों को कनेक्ट करना, जोड़ना, राइट। इसमें ऐसा होता था, मैंने लास्ट टाइम देखा था ऐसा हुआ था, मतलब ऐसा कुछ कनेक्ट करना, राइट। और कंपैरिजन तुलना करना, राइट, कंपेयर करना। तो इस स्टेप में कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए द टीचर का काम क्या होता है बेसिकली, द टीचर हेल्प्स द क्लास एनालाइज न्यू नॉलेज and compare it with the old, building both into a new and more complete unity, forming bonds between prior knowledge and new knowledge। इस स्टेप में क्या होगा, बच्चे जो ऑलरेडी सीखा था और जो अभी सीख रहा है उसको वो जोड़ने की, एनालाइज करने की कोशिश करेगा। इस स्टेप में एसोसिएट करेगा। आप किसी भी चीज को कनेक्ट करते हो, एसोसिएट करते हो पुरानी चीजों से, तो उसको आप अच्छे से याद रख पाते हो। तो यही काम होता है एसोसिएशन स्टेज में और कंपैरिजन स्टेज में कि बच्चों को एनालाइज करने के लिए टीचर हेल्प करता है क्लास में। ओल्ड नॉलेज को और न्यू नॉलेज को कैसे जोड़ना है उसको बच्चों को सिखाया जाता है। देन आ जाइए हर्बर्ट्स रियल कंट्रीब्यूशन, मतलब जो एसोसिएशन इज कंसिडर्ड हर्बर्ट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल थ्योरी। देखिए एसोसिएशन जो है, ये जो स्टेप है, ये हर्बर्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एजुकेशनल थ्योरी में। फैक्ट आर ओनली ट्रूली लर्न इन देयर कनेक्शंस to assure retention, or fact must be associated with others to form part of a system। देखिए आप अगर लॉन्ग टर्म तक किसी चीज को याद रखना चाहते हैं मन में, तो आप क्या कीजिए, किसी भी चीज को आप पढ़ लिए तो उसको कनेक्ट कीजिए आप पहले वाले लर्निंग से, या फिर पहले आप जो भी नॉलेज गेन किए हो उसके साथ आप जोड़िए, उसको कनेक्ट कीजिए, तभी ना आपका न्यू नॉलेज लॉन्ग टर्म रहेगा। मान लीजिए आप कोई भी न्यू टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आप पहले से जो पढ़े हुए हो उसके साथ उसको अगर जोड़ लिए तो आप अच्छे से याद रख सकते हो, राइट। तो इसीलिए आप देखोगे कि कोई भी न्यू पढ़ने लगते हो कोई भी सब्जेक्ट, तो वो धीरे धीरे ना बड़ा होते जाता है। जैसे कि पहले महात्मा गांधी के बारे में क्लास 1 में भी पढ़ोगे, मान लीजिए क्लास 2 में भी, फिर बड़ा वो टॉपिक एक्सपैंड होते लगेगा 4-5 क्लास, 6th 7th 8th 9th। तो टॉपिक कहीं ना कहीं सेम रहता है उसका, कहीं ना कहीं आपने बचपन में सुना होगा और बाद में जाके वो टॉपिक ब्रॉडर बन जाता है। तो वो क्या है, कनेक्ट कर करके आप सीखते हो। देन टीचर्स रोल, इसमें टीचर का क्या रोल है भाई इस स्टेप में। एज Adamson notes, the teacher's part lies in the preliminaries, arousing interest, affording opportunities for experience, and associating new fact with old knowledge. Association is especially vital in inductive lessons like science laws and grammar rules। देखिए एडमसन क्या कहते हैं इनमें टीचर्स का रोल क्या होना चाहिए कि एसोसिएशन और कंपैरिजन स्टेप में एडमसन कहते हैं कि द टीचर क्या है, प्रीलिमिनरी स्टेज में उनका काम रहता है। उनका काम है कि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना, दूसरा है उनको अपॉर्चुनिटीज देना न्यू एक्सपीरियंस के लिए, और उनके पुराने नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ जोड़ने में मदद करना। यही काम है टीचर का। टीचर एक फैसिलिटेटर है, टीचर इज नॉट अ नॉलेज गिवर। बच्चे खुद अपने निर्माण करते हैं नॉलेज को, ऐसा नहीं कि टीचर मैं ज्ञानी हूं तो बच्चों को ज्ञान दे दिया, नो। बच्चे का ऑलरेडी पोटेंशियल है, मेरा काम है उस पोटेंशियल को बाहर लाना, टीचर का काम, राइट। तो एसोसिएशन स्पेशली वाइटल। एसोसिएशन किस स्टेज में बहुत ज्यादा जरूरी है, बेसिकली इंडक्टिव लेसन अगर आप पढ़ा रहे हो, एग्जाम्पल 2 आप कोई भी चीज पढ़ा रहे हो, तो आप साइंस लॉ पढ़ा रहे हो, ग्रामर रूल, तो इस जगह पे एसोसिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है, आप कनेक्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट आपका स्टेप नंबर 4 जनरलाइजेशन, जैसे कि द होल लेसन। देखिए जनरलाइजेशन रिसर्च में इसका मतलब थोड़ा अलग है और यहाँ पे जनरलाइजेशन का मतलब अलग है, तो इसको सेम मत समझना। द होल लेसन इज ब्रॉट टुगेदर एंड a general rule or summary is formulated. Pupil must integrate and arrange specifics into a pattern, not merely accumulate them। इस स्टेज में क्या होगा
कि स्टूडेंट जितने भी नॉलेज, देखिए पहले तो टीचर क्या क्या था, उसको पार्ट पार्ट में डिवाइड किया करके इस बच्चों को समझाया था। अब टीचर क्या करेगा, उसको जोड़ देगा, सारे पार्ट को अब जोड़ के एक समरी की तरह बना के बच्चों को एक बार में समझा देगा टुगेदर। मतलब जितने भी छोटा छोटा लेसन, आप पूरा लेसन जो पढ़ाए थे उसको एक बार में जोड़ दीजिए और एक समरी की तरह बच्चों को फिर से दोबारा बता दीजिए। पुपिल्स मस्ट इंटीग्रेट, तो इसके द्वारा क्या होगा, बच्चे खुद इंटीग्रेट करेंगे, एक पैटर्न क्रिएट करेंगे। अच्छा तो ये है इसका मीनिंग, तो ये है उसका नेचर, बच्चे खुद बनाएंगे, खुद अपने माइंड से वो क्रिएट करेंगे उसका पैटर्न। तो इसमें क्या होता है, एक्टिव थिंकिंग। जनरलाइजेशन हैज लिटिल वैल्यू इफ इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द पुपिल्स ओन थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन। देखिए आप पूरा पढ़ा लिए पूरा टॉपिक, तो पढ़ाने के बाद अगर बच्चा खुद से एक्टिव थिंकिंग करके, अगर ओन थिंकिंग से अगर एक टॉपिक को एक पैटर्न नहीं बना पा रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है, उसको सोच नहीं पा रहा है, तो वो जनरलाइजेशन आपका यूजलेस है, राइट। तो आप कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों मतलब क्या करेंगे यहाँ पे कि वो खुद पैटर्न क्रिएट करेंगे, मतलब खुद उसका मीनिंग, अच्छा तो टीचर ने ये पढ़ाया था तो इसका मीनिंग ये आ रहा है, तो बच्चे खुद अंडरस्टैंड करेंगे और खुद के तरफ से वो खुद एग्जाम्पल देंगे। तो ये होता है आपका एक्टिव थिंकिंग करना, जनरलाइजेशन स्टेप में होता है, जो कि टीचिंग जो टॉपिक पढ़ाने के बाद होता है। देन आपका सिस्टमेटाइजेशन, द एम ऑफ मेंटल एक्टिविटी is orderliness and unification achieved through comparison and abstraction। देखिए इसमें क्या होता है, आप अगर देखिए आपका मेंटल एक्टिविटी क्या ऑर्डरली सोचता है, इसके बाद ये नेक्स्ट ये हुआ, देन ये हुआ, आप एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं। इसका यूनिफिकेशन होता है, आप सारी चीज को मिला देंगे और एक होल मीनिंग क्रिएट करेंगे इसके। और ये कैसे पॉसिबल है, आप अगर कंपैरिजन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, आप जोड़ पाएंगे चीजों को। तो ये सिस्टमेटाइजेशन, एक सिस्टमैटिक तरीके से मेंटली आप सोचना, यूनिफाई करना, और ये जो भी स्टूडेंट है ये करेंगे, और ये जनरलाइजेशन स्टेज में स्टेप में होता है। मेकिंग इट परमानेंट, आपका नॉलेज को अगर हम परमानेंट करना चाहते हैं या फिर कोई भी टीचर, तो अब क्या करेंगे, Pupil write in notebooks, memorize and apply what they have learned to new situations to reinforce the rule। देखिए अब टीचर स्टूडेंट क्या करेंगे, उसको लॉन्ग टर्म बनाने के लिए अपने नॉलेज को आप वो क्या करेंगे, जो भी टीचर ने पढ़ाया है और जो भी बच्चों ने समझा है उसको नोटबुक में लिखेंगे। लिखने के बाद उसको याद करने की, मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। देन मेमोराइज करने के बाद उसको अप्लाई करेंगे रियल लाइफ में या फिर रियल सिचुएशन में, उसको प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे, तभी उनका नॉलेज परमानेंट हो पाएगा। देन लास्ट स्टेप एप्लीकेशन एंड रिकैपिचुलेशन। हालांकि इसको 5 या 6 भी कह सकते हो, जैसे कि ये लास्ट स्टेप है, 5th स्टेप और 6th कह सकते हैं, अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन, देखिए एप्लीकेशन पहले समझ लेते हैं। एप्लीकेशन मतलब नॉलेज का प्रयोग करना, कि जो भी बच्चा सीखा है उसको अपने डे टू डे लाइफ में या फिर कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में, रियल फील्ड में उसको प्रयोग कर सकता है। मान लीजिए उनको गाड़ी चलाना आपने सिखा तो दिया, लेकिन अब बच्चों का काम क्या है, उसको बता दिया कि इसको दबाना, स्टार्ट ऐसे करना, ये बटन दबाना, ये बता दिए। अब बच्चा खुद करेगा, ऐसा नहीं कि आप जाके चला दोगे गाड़ी, नो, बच्चे खुद जाएंगे और खुद चलाने की, वो जैसे जैसे आपने बताया था वो खुद जब करने लगेंगे, इसी को हम नॉलेज का अप्लाई करना बोलते हैं। मान लीजिए आपने किसी को कुकिंग सिखाई, ये बनाना, वो बनाना, ऐसे डालना, अब नॉलेज तो दे दिए, अब बच्चे का काम क्या है, खुद उस नॉलेज जो आपने दिया था उसको इंप्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, वो खुद बनाने की कोशिश करेंगे, जो आपने जैसे जैसे बोला था वो खुद आपके बिना गाइडेंस के वो अब करने लगेंगे, तो इसको अप्लाई कहते हैं। तो एप्लीकेशन करेंगे, जो भी टीचर ने पढ़ाया होगा उसको खुद यूज करेंगे अपने डे टू डे लाइफ में। आप कुछ मैथ सिखा दिए तो वो दूसरे प्रॉब्लम बना के उसमें खुद उस नॉलेज को या फिर उस फॉर्मूला को वो प्रयोग कर सकता है और सीख सकता है, इसकी वजह से उसका नॉलेज परमानेंट हो सकता है। तो एप्लीकेशन क्या है, नॉलेज दैट इज नॉट यूज्ड विल सून फेड। पुपिल्स मस्ट अप्लाई न्यू नॉलेज इन अदर कंटेक्स्ट एंड यूज डिस्कवर्ड रूल्स टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स। देखिए अगर कोई भी बच्चा या फिर कोई भी व्यक्ति नॉलेज को अगर प्रयोग नहीं करेगा ना, तो कभी भी उसका नॉलेज परमानेंट नहीं होगा। वो आज पढ़ा है कल भूल जाएगा। इसीलिए कुछ भी सीखते हो तो उसको आप यूज कीजिए, प्रयोग कीजिए। आपने सीखा और कभी यूज, आपने कंप्यूटर क्लास कर लिया और कभी कंप्यूटर चलाया ही नहीं, भाई आपने चलाया ही नहीं तो सीखोगे कैसे, राइट, परमानेंट होगा कैसे, आप जानोगे कैसे। तो अप्लाई करना बहुत जरूरी है। देन रिकैपिचुलेशन ये बेसिकली रिवीजन है, रिपीटेशन ऑफ लेसन कंटेंट। आप जो भी पढ़ाए हो अब टीचर क्या करेगा, दोबारा से उसको रिवाइज करेगा। जो भी हम पढ़ चुके हैं उसको दोबारा रिवीजन करना, समराइज करना, ये रिकैपिचुलेशन है। Then may be done as sectional revision at convenient intervals
or as a final recapitulation. Pupil reproduce what they have learned, developing the ability to express and recall material effectively. इस स्टेज में क्या करोगे? रिकैपिचुलेशन में बच्चों को आप बताओगे सिस्टमैटिक तरीके से, स्टेप बाय छोटा छोटा सेक्शन से आप रिवाइज कर सकते हो या फिर फाइनल रिवीजन भी आप कर सकते हो. इसकी वजह से बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे, जो सीखे हैं वो बता पाएंगे, उसके साथ उनका रिटेंशन भी बढ़ेगा, आपका टीचिंग इफेक्टिव होगा. बच्चे भी अच्छे से, अगर एक बार, दो बार, तीन बार अगर आप रिवीजन कर चुके हो, जाहिर सी बात है बच्चों को जल्दी याद आ जाएगा, वो रिकॉल कर पाएंगे, उसको मेमोराइज कर पाएंगे. सो दिस इज द फिफ्थ स्टेप. देन हम ब्रीफली इसको समराइज कर सकते हैं कि द 5 स्टेप्स एट ए गैलेंस की प्रिपरेशन, एसोसिएशन, प्रिपरेशन, देन प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन, रिकैपिचुलेशन. ये हो गया जो हर्बर्टियन स्टेप का 5 जो स्टेप्स है. देन अब हम समझेंगे इसका मेरिट्स और डिमेरिट्स. भाई इसका फायदा क्या है, इसका कुछ अच्छा गुण क्या है हर्बर्टियन मेथड का, और इसका डिमेरिट क्या है. तो पहले मेरिट को समझ लेते हैं. पहले है कि हर्बर्टियन जो मेथड है ये क्या है, ऑर्डरली एंड साइकोलॉजिकल प्रोसीजर बेस्ड है. देखिए, कंसीव द लेसन एज अ प्लान ऑफ कैंपिंग बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल कंसिडरेशंस ऑफ लर्निंग, इंश्योरिंग स्ट्रक्चर एंड पर्पसफुल इंस्ट्रक्शन. देखिए, ये जो हर्बर्टियन स्टेप है एक कंप्लीटली साइंटिफिक मेथड से बेस्ड है, राइट. और ये एक ऑर्डर फॉलो करता है कि इसके बाद ये स्टेप होगा. ऐसा नहीं कि रैंडमली इधर से उधर से पढ़ा दिया. नो, एक सिस्टमैटिक स्टेप, एक स्ट्रक्चर मैनर में, एक पर्पसफुल इंस्ट्रक्शन दी जाती है. इसमें बच्चों का साइकोलॉजी को समझ के, उसका एज को समझ के इसमें पढ़ाया जाता है. तो ये एक बेनिफिट है. दूसरा, क्लियर स्टेटमेंट ऑफ एम. हर्बर्ट एम्फासिस ऑन स्टेटिंग द एम इज वैल्यूएबल फॉर बोथ टीचर एंड. देखिए, आप अगर बच्चों को पहले से बता देंगे कि उनका, आपका एम क्या है, उनको क्या सिखाना चाहते हैं, तो ये ज्यादा रेलेवेंट रहता है, राइट. इट अराउजेस एक्सपेक्टेशंस, रिकॉल रेलेवेंट आइडियाज एंड फोकसेस मेंटल एनर्जी. देखिए, इसमें क्या होगा, अगर आपका एम क्लियर है तो आप उसी डायरेक्शन में जाओगे ना, और एक्सपेक्टेशन भी आपका रहेगा कि अगर मेरा ये एम है तो मैं ये सिखा पाऊंगी. तो हर्बर्टियन मेथड में क्या है कि इनका एम फिक्स्ड रहता है, पहले से ही उनका एम क्लियर रहता है कि क्या हम सिखाना चाहते हैं. देन आपका गाइडेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस. द स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज द पुपिल्स ओन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, हेल्पिंग टीचर्स राइज फ्रॉम द परसेप्चुअल टू द कॉन्सेप्चुअल लेवल. देखिए, गाइडिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस मतलब इस मेथड में क्या फायदा है कि ये बच्चों का जो ऑलरेडी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसके साथ कनेक्ट करते हैं. तो टीचर जब भी टीचिंग स्टार्ट करता है तो अपने नॉलेज के बेसिस पे नहीं, स्टूडेंट के नॉलेज के बेसिस पे स्टार्ट करता है कि बच्चों को क्या पता है, पहले उनको पूछेंगे, उनका नॉलेज गेन करेंगे पहले. तो इस मतलब मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट के नॉलेज से स्टार्ट होता है, स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से टीचिंग स्टार्ट होता है, देन टीचर अपना नॉलेज प्रदान करता है. तो ये एक फायदा है इस स्टेप का, जो कि स्टूडेंट को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, स्टूडेंट का साइकोलॉजी को, स्टूडेंट का एक्सपीरियंस को. तो स्टूडेंट यहाँ पे सेंटर है मेन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का. देन इसका डिमेरिट. भाई हर कोई चीज का मेरिट डिमेरिट रहता है, तो इसका भी डिमेरिट है, लिमिटेशंस है. तो उनका पहला लिमिटेशंस क्या है, देखिए, steps cannot be rigidly separated. The mind does not wait for presentation to complete before association begins. देखिए, इनका जो स्टेप है रिजिड है. रिजिड मतलब ये स्टेप के बाद ही हम दूसरे स्टेप जाएंगे, जैसे कि आपका प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, देन एसोसिएशन. लेकिन ये स्टेप एक्चुअल क्लास में अगर जाओगे ना, तो ये जो स्टेप देते हैं जितने भी एजुकेशनिस्ट, हम कंप्लीटली वो स्टेप फॉलो नहीं होता, क्योंकि कभी एसोसिएशन आ जाएगा, कभी जनरलाइजेशन आ जाएगा, तो स्टेप का रेंडमनेस हो जाता है. तो ये एक रिजिड स्टेप हम फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है रियल टीचिंग सिचुएशन में, राइट. और एक तो टाइम पीरियड कम होता है. एज अ टीचर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि देखिए, हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है, 45 मिनट्स रहता है, उसमें भी क्लास का अटेंडेंस लो, उसके बाद बच्चों का डिसिप्लिन मेंटेन करते करते इधर आधा समय आपका चला जाएगा. तो आप जब वो स्टेप फॉलो करते हो हो सकता है आपका आगे पीछे भी हो सकता है. तो ये स्टेप थोड़ा रिजिड है, हम सेपरेटली अलग अलग करना थोड़ा मुश्किल है. देन लिमिटेड to knowledge acquisition. So Professor Findlay showed that acquiring skill involves different psychological factor than acquiring knowledge. Dr. Hayward further identified a third type teaching focused on enjoyment. देखिए, आप हमेशा ये इस मतलब हर्बर्टियन मेथड में क्या हो रहा है कि प्रीवियस नॉलेज को जोड़ो, उनका ऑलरेडी अक्वायर नॉलेज को कनेक्ट करो, उसकी वजह से आपका नॉलेज मतलब न्यू नॉलेज आप गेन कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे, न्यू स्किल सीख पाओगे. लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता. आपका टीचिंग अगर बेटर बनाना है तो आप उसको एंजॉयमेंट भी, इंटरेस्टिंग भी बना सकते हो. आप इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कुछ एंजॉयमेंट हमेशा. तो
ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा इसमें नॉलेज, ये बस नॉलेज एक्विजिशन के बारे में बोलते हैं और स्किल के बारे में उतना कम इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ये चीज उनका लिमिटेशन आप कह सकते हो। हालांकि क्रिटिसाइज करने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इट्स अ गुड मेथड। देन पैसिव कॉनोटेशन और प्रेजेंटेशन। देखिए ये क्या है कि जो प्रेजेंटेशन implies a passive recipient, whereas the mind is actively engaged in a perception, relating new ideas to old and modifying existing structures. A more active term would better reflect the learner's role. देखिए प्रेजेंटेशन में क्या है, बच्चों का उतना एक्टिव रोल नहीं रहता इस मेथड के अनुसार, यहाँ टीचर का ज्यादा ही रोल आता है, ऐसा क्रिटिसिज्म। हालांकि इन्होंने प्रॉब्लम मतलब हर्बर्टियन मेथड में प्रॉब्लम पहले प्रेजेंट होता है तभी स्टूडेंट उसको सॉल्व करता है, लेकिन इसमें बता रहा है कि इम्प्लाइज पैसिव रिसिपिएंट, बच्चों को एक पैसिव रिसिपिएंट, नॉलेज रिसिपिएंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे एक्टिव होते हैं मेंटली, वो एंगेज रहते हैं, जो कि अपरसेप्शन जिसमें न्यू नॉलेज को ओल्ड नॉलेज के साथ जोड़ा जाता है और उनका पुराना नॉलेज एग्जिस्टिंग नॉलेज को रीस्ट्रक्चर की जाती है, चेंज की जाती है। तो इसको प्रेजेंटेशन कहना थोड़ा मैंने मतलब उतना अच्छा नहीं साउंड कर रहा है। हम उसकी जगह रिफ्लेक्शन ऐसा कुछ वर्ड जोड़ सकते हैं, एक न्यू वर्ड इसके अल्टरनेटिव हम यूज कर सकते हैं। सो दिस इज की टेक्स अवे। So that's it for today, guys. I hope you would like this video, and please do not forget to subscribe my channel. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.